हेलो एवरीवन। सो बच्चे कैसे हैं आप लोग? हाँ सर, हम बढ़िया हैं। कल आईसीआई ने एक बहुत अच्छी न्यूज़ ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को दी थी, चाहे आप सीए आईपीसी में हो या फाइनल में हो। आप ओल्ड सिलेबस से थे, कोई मैटर नहीं करता कि आपने जो 21 मई 21 का अटेम्प्ट था वहां से आपने ऑप्ट आउट किया या नहीं किया। आपको एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जा रहा है, ये नवंबर 21 या दिसंबर 21 के एग्जाम के लिए। तो बहुत एक अच्छा डिसीजन यहाँ पर आईसीआई के एंड पर, एक बहुत अच्छा कह सकते हो कि अनाउंसमेंट ये ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए कल आई थी। चलिए, तो हम बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पर केस स्टडीज बेस आते हैं, और इस सीरीज में बेसिकली मैं आपसे एसए 210 डिस्कस कर चुका हूं, 220 डिस्कस कर चुके हैं, 230 भी डिस्कस कर चुके हैं, 240 का हमने कल एक क्वेश्चन नंबर 1 का केस कुछ डिस्कस किया था। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैंने आपको इतना भी कल की क्लास में जो हमने लाइव सेशन लिया था वहां पे ये पॉइंट भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था कि एसए 240 पर यानी फ्रॉड को लेकर अगर कोई केस स्टडी आती है तो जनरली बच्चे की प्रेजेंटेशन जो लिख के आ रहा है, वहां पर जो कंटेंट लिख के आ रहा है वो एज पर द स्टैंडर्ड नहीं है। अब मैंने आपको यह भी बताया कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका फ्रॉड को लेके आता है तो 3 लेवल पे प्लीज आप उसको लेके चलिए। एक तो मैं एसए 240 के रेफरेंस से बात करूंगा, दूसरा मैं वहां पर 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 उसके रेफरेंस से बात करूंगा, और अल्टीमेटली मैं वहां पर कारो के रेफरेंस से बात करके आऊंगा। जैसे कि 24 जुलाई को आईसीआई का अनाउंसमेंट आया था कि इस अटेम्प्ट के लिए कारो 16 ही एप्लीकेबल है, तो मुझे पता है कि कारो 16 की पैरा नंबर 3 की क्लॉज नंबर 10 जो होती है वो फ्रॉड की रिपोर्टिंग की बात करती है। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दैट इज रिटन रिप्रेजेंटेशन को लेके कोई लिंक होता है, तब उस केस में वहां पर हम ऐसे 580 के रेफरेंस से भी बात कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कि मैनेजमेंट के यहां पर ऑडिट करते हुए, क्लाइंट के यहां पर ऑडिट करते हुए मुझे मैनेजमेंट के कई सारे फ्रॉड मिल जाते हैं। अब इन फ्रॉड को लेकर जब मैं मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन कॉल करता हूं तो मैनेजमेंट मुझे वो रिक्वेस्टेड डब्ल्यूआर प्रोवाइड नहीं कर रहा। ऐसा एक केस आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी मुझे मैनेजमेंट रिटेन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है और क्वेश्चन के अंदर जो फैक्ट दिए गए हैं वो फ्रॉड को लेकर है, तो सिंपल सी बात है बच्चे की मुझे एसए 240 के रेफरेंस से बात करनी है, मुझे 143 सबसेक्शन 12 के रेफरेंस से बात करनी है, कारो 16 के पैरा 3 के क्लॉज नंबर 10 के रेफरेंस से बात करनी है। और एक हिंट मिल गया था कि मैनेजमेंट से डब्ल्यूआर दैट इज रिटेन रिप्रेजेंटेशन कॉल किए जा रहे हैं, बट मैनेजमेंट मुझे वो रिक्वेस्टेड डब्ल्यूआर प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तब उस केस में मुझे जो बच्चे बात करनी होगी, मैं उस केस में एसए 580 के रेफरेंस से बात करके आऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये केस स्टडी यहां पर क्या कहती है। यू नोटिस अ मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड कंक्लूड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। जब मैं क्लाइंट के यहां पर ऑडिट करने के लिए गया तो मैंने वहां पर पहले एसए 315 अप्लाई किया। फ्रॉड को लेकर मैंने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया, असेस किया। देर आफ्टर मैं ऐसे 330 में जाता हूं और मैं इसका वहां पर रेस्पॉन्स दिखाता हूं, और इसके रेस्पॉन्स में मुझे कई सारे सपोज बच्चे मटेरियल फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो अगर आपको बहुत सारे मटेरियल फ्रॉड डिटेक्ट हो जाते हैं बाय परफॉर्मिंग सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, जो बेसिकली मैनेजमेंट नेचर का फ्रॉड है, तो 240 क्लियर कहता है कि देखो, एक तो होता है एरर और एक होता है फ्रॉड। किसके ना मिलने के चांस ज्यादा हैं, यानी कहां पे डिटेक्शन रिस्क की डिग्री आपकी हाई होगी, वो फ्रॉड वाले केस में ज्यादा होगी। अब फ्रॉड भी मैं दो अलग अलग लेवल की बात कर सकता हूं कि एक फ्रॉड आपके एम्प्लॉय करते हैं और एक फ्रॉड आपका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है। अगर फ्रॉड टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कर रहा होता है तब उस केस में कह सकता हूं कि आपके लिए डिग्री ऑफ डिटेक्शन वहां पर ज्यादा होगी, बिकॉज मैनेजमेंट ने जो फ्रॉड किए हुए होंगे उन्हें कहीं ना कहीं बेटा लूप होल्स पता होते हैं कि कैसे हम इन फ्रॉड को आसानी से छुपा के यहां से निकल सकते हैं। तो मैनेजमेंट के जो फ्रॉड होते हैं उस केस में डिटेक्शन रिस्क की डिग्री मेरे एंड पर जनरली क्या होती है बच्चे, वो कहीं ना कहीं वहां पर ज्यादा निकल कर आती है। अब बात यह है कि अगर मैनेजमेंट के फ्रॉड जिसके ना मिलने के चांस मेरे लिए ज्यादा होते हैं, अगर वो बहुत सारे फ्रॉड मुझे मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले तो मैं ये भी देखूंगा कि इसका मेरे रिस्क असेसमेंट के ऊपर, जो ऐसे 315 के रेफरेंस से हम बात करते हैं, इसके ऊपर इसका क्या इंपैक्ट निकल के आता है। हो सकता है मुझे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो इससे पहले मैंने 315 के अंदर आइडेंटिफाई किया था, असेस किया था, उसको रिकंसीडर करने की रिक्वायरमेंट हो।
अब अल्टीमेटली ऐसे ये कहता है 240 कि आप डिसाइड करिए ऑडिटर कि आपको यहां पर कंटिन्यू करना है या इस जगह से आपको विड्रॉ करना है। क्यों विड्रॉ करने की बात की जा रही है? बिकॉज कल को अगर आपने इस एंगेजमेंट में कंटिन्यू करा और कोई ऐसा फ्रॉड रिपोर्ट हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है, नॉट रिपोर्ट, कोई ऐसा फ्रॉड डिटेक्ट हो जाता है जो कि आपने रिपोर्ट नहीं किया था, तो कल को आपके ऊपर चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लगने के चांस क्या होंगे? उस केस में ज्यादा होंगे। और अगर चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस आपके ऊपर लगने के चांस ज्यादा हैं तो S1 रिकमेंड करता है कि आपको यहां से एंगेजमेंट से विड्रॉ करना चाहिए। तो देखिए ध्यान से कि अगर बहुत सारे मैटेरियल फ्रॉड मुझे मिल जाते हैं तो पहले तो मुझे यह देखना है कि फ्रॉड के मिल जाने पर मेरी क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, क्या क्या मेरी लीगल और प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज निकल के आती हैं उन आइडेंटिफाइड फ्रॉड को लेकर। कंटिन्यू करना या ना करना वो बात की बात है, फ्रॉड तो आपको मिल गए ना। अगर फ्रॉड मिल गए हैं और आप डिसाइड करते हो कि चलिए मैं कंटिन्यू नहीं करता, तो जितने फ्रॉड आपको मिले हैं उनको लेके आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अगर वो फ्रॉड कहीं पर रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट थी, वो रिपोर्ट करने होंगे आपको दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। अगर 143 सबसेक्शन 12 के रेफरेंस से आप बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉड रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो फ्रॉड आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं मुझे देखना होगा कि मुझे इन्हें कहां कहां पर रिपोर्ट करना है। अब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इस एंगेजमेंट में कंटिन्यू करना है या मुझे इस एंगेजमेंट से विड्रॉ करना है। और अगर आप डिसाइड ये कहते हो कि करते हो कि मुझे इस एंगेजमेंट से विड्रॉ करना है, तो देखिए विड्रॉ करने पर अब किस किस लेवल पर आपको क्या क्या कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट है। 3 पॉइंट का बेटा आंसर है ये। और प्लीज जितने भी ऐसे 240 पर मैनेजमेंट लेवल के फ्रॉड को लेकर केस स्टडीज आती हैं, ये वाला पॉइंट आप हर एक केस स्टडी के अंदर रेफर करके आ सकते हो। जब फ्रॉड को लेकर कोई केस स्टडी आती है तो वहां पर आप ऐसे 240 के रेफरेंस से बेसिकली पहले एक फ्रॉड का मतलब बता दो, फिर बता दो कि मेरा काम एज पर ऐसे 200 की बात कर लो कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने का होता है। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस की बात नहीं कर सकते बिकॉज फ्रॉड वाले केस में डिग्री ऑफ डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर वहां पर आप ये कह के आइए कि एरर वाले केस में हो सकता है कि आपके ऑडिट प्रोसीजर जितना इफेक्टिव हैं, शायद फ्रॉड वाले केस में आपके प्रोसीजर उतने ज्यादा इफेक्टिव निकल के ना आ रहे हो बिकॉज फ्रॉड के अंदर कंसीलमेंट करने का अटेम्प्ट होता है। फिर आप मैनेजमेंट फ्रॉड और एम्प्लॉय फ्रॉड की बात कर सकते हो कि जो आपके प्रोसीजर इफेक्टिव हो सकते हैं शायद एम्प्लॉय लेवल के फ्रॉड को डिटेक्ट करने में, सेम वो ही प्रोसीजर शायद इतना ज्यादा इफेक्टिव ना हो जब फ्रॉड मैनेजमेंट लेवल पे होता है। बिकॉज जब भी मैनेजमेंट लेवल पे फ्रॉड होगा वहां पे कंसीलमेंट करने का प्रॉपर एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा। मैनेजमेंट को पता होता है कि कौन कौन से लूप होल्स हैं जिनके जरिए हम फ्रॉड को कमिट करके निकल सकते हैं। इतनी बातें आप 240 के रेफरेंस से बोल के आइए। फिर मैनेजमेंट लेवल के जो फ्रॉड हैं अगर वो बहुत सारे आपको मिल जाते हैं तो देखिए कहां कहां पर आपको रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट आ रही है। फिर ये डिसाइड करिए कि आपको इस एंगेजमेंट पे कंटिन्यू करना है या विड्रॉ करना है। और इनके साथ विड्रॉ करने का डिसाइड करते हो, इनके साथ विड्रॉ करने का बेटा यहां से डिसाइड करते हो, तो फिर मुझे देखना है कि क्या क्या मुझे किस किस लेवल पे मुझे कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट है। इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप एग्जाम के पर्पस के लिए मैं कह सकता हूं कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मानते हुए चलिए बिकॉज SA 240 पर जितने भी केसेस हैं ऑलमोस्ट हर केस के अंदर मैं इस पॉइंट के रेफरेंस से बच्चे बात करके आ सकता हूं। तो इसका एक बार मैं आंसर यहां पर कंप्लीट लेता हुआ चल रहा हूं, बाकी केसेस के अंदर मैं इतना डीपली आपके साथ डिस्कशन नहीं करूंगा। बट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कई सारे 240 पर जितने भी केस आते हैं इसके रेफरेंस से आप बात करके आ सकते हो। दैट इज वाई इसको मैं थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर रहा हूं, एक एक पॉइंट में इसका रीड करता हुआ चलूंगा। SA 240, the auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements, deals with the auditor's responsibilities in relation to fraud while performing audit. Accordingly, if as a result of misstatement resulting from fraud the auditor encounters exceptional circumstances that bring into question the auditor's ability to continue performing audit, the auditor shall. इस जगह पर बेसिकली आप ऐसे भी लिख के आ सकते हो कि जब SA 330 में that is while performing substantive audit procedure as per SA 330, when auditor identifies many material frauds which are performed by or which are conducted by the management of the entity, an auditor shall, तो मुझे उस केस में क्या करना होगा? The determine the professional and legal responsibilities in the circumstances. फ्रॉड तो मिले हैं, कहीं ना कहीं तो रिपोर्ट करना होगा। बेस्ट एग्जांपल 143 सबसेक्शन 12 का, including whether there is requirement of the auditor to report to the person or person who made the audit appointment or in some cases to the regulatory authorities. जैसे अगर मैं बैंकिंग कंपनी में ऑडिट कर रहा हूं तो शायद बैंकिंग कंपनी के जो मुझे फ्रॉड मिलते हैं मुझे RBI को रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट हो।
एनबीएफसी में मैं ऑडिट कर रहा हूं, फ्रॉड मिलते हैं, शायद मुझे आरबीआई में रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट हो। तो यही कह रहा है कि देखिए कि क्या क्या आपकी लीगल और प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज इस जगह पर निकल कर आती हैं। कंसिडर्ड वेदर इट इज एप्रोप्रिएट टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। अब आप डिसाइड करिए कि इस एंगेजमेंट पर आपको कंटिन्यू करना है या इस एंगेजमेंट से आपको विड्रॉ करना है। और अगर मैं विड्रॉ करता हूं, इफ ऑडिटर विड्रॉज, discuss with the appropriate level of management and those charged with governance the auditor's withdrawal from the engagement and the reason for the withdrawal, and determine whether there is a professional or legal requirement to report to the person or person who made the audit appointment, or in some cases to the regulatory authorities, the auditor's withdrawal from the engagement and reason for such withdrawal। तो ठीक है, अगर आप विड्रॉ करते हो तो कंपनी एक्ट से एक लिंक करके देखिए, सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 में अगर आप रिजाइन करते हो तो क्या रिजाइन करने का जो रीजन होता है, क्या आपको कम्युनिकेट करना होता है, नहीं करना होता? कंपनी को मुझे करना होता है, आरओसी को मुझे करना होता है। अगर गवर्नमेंट कंपनी वाला केस था, वहां पर आपको सीएजी को भी ये वाली बात बतानी थी। इसके लिए आपको ADT3 बेसिकली फाइल करना था, जहां पर आप बताते हैं रीजन एंड अदर फैक्ट ऑफ रेजिग्नेशन। तो इसी पॉइंट पर बच्चे हमने बात करी इस जगह पर। तो एग्जाम के पर्पस के लिए मैं फिर बोल रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, अभी हम आगे देखेंगे भी कि मल्टीपल केसेस के अंदर सीधा इसको उठा के बेटा कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ होगा। मतलब कि यह नहीं है कि कॉपी एंड पेस्ट हमें भी करना है, एक जगह आपने ये चीज समझ ली। तो अब एग्जाम में 240 के ऊपर जितने भी केसेस आप देखेंगे मैनेजमेंट फ्रॉड को लेकर, आप ये 3 पॉइंट बेटा प्लीज हमेशा अपने आंसर में आप जरूर रेफर करके आइए। बिकॉज मैं फिर बोल रहा हूं 240 के अंदर बच्चे की प्रिपरेशन जनरली क्या होती है, वो वीक होती है। बच्चे को कहीं ना कहीं 240 का एक ओवरव्यू तो पता होता है, लेकिन जब केस स्टडी बेस्ड अप्रोच की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा वहां पर जो एज पर द स्टैंडर्ड पॉइंट बनते हैं वहां पर वो लिख के नहीं आ पाता, और इस जगह पर बच्चा अपने नंबर लूज कर जाता है। और 240 पर एग्जाम में केस स्टडीज बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। हाँ, अगर मैं एक्सेप्शनली बात करूं तो 2 या 3 बार 240 पर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो भी हम देख लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो ऐसे 240 पर पूछे जाते हैं आपके, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन ब्रीफली द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड। इसका जो आंसर है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपने लिखा है मैनेजमेंट फ्रॉड को लेकर, एग्जैक्टली आप कॉपी एंड पेस्ट करके आ सकते हो। हालांकि इसके आंसर के अंदर अगर मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो 143 सबसेक्शन 12 के रेफरेंस से बात नहीं हुई है, आप करके आइए एग्जाम के अंदर। इसके अंदर हमने कारो के रेफरेंस से बात नहीं करी है, आप यहां पर एग्जाम में करके आइए। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन फ्रॉड को लेकर है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका फ्रॉड को लेकर है, उसमें हमेशा आप 3 चीज तो लेके चलेंगे ही चलेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, प्लीज दिमाग के किसी कोने में इस वाली बात को फिक्स कर लेना। मैं SA 240 के रेफरेंस से बात करूंगा, 143 सबसेक्शन 12 के रेफरेंस से बात करूंगा, और कारो 16 के मैं क्लॉज नंबर 6 के रेफरेंस से, सॉरी क्लॉज नंबर 10 के रेफरेंस से बात करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सेम वो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपने पॉइंट पढ़ा था, सेम वैसे ही मूव करेगा आपका। बट इसके आंसर में अगर आप देखें तो देखिए, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अभी देखा कि इफ एज अ रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड द ऑडिटर एनकाउंटर्स एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दैट ब्रिंग इनटू क्वेश्चन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, द ऑडिटर शैल। वही 3 पॉइंट जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखे थे, सेम देखिए आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। बट इसके अलावा इन्होंने इसके आंसर के अंदर 143 सबसेक्शन 12 के रेफरेंस से बच्चे बात करी, और इसके अलावा कारो 16 के पैरा 3 के क्लॉज नंबर 10 के रेफरेंस से बात करी है। तो कहीं हो सकता है कि शायद कि आपको केस स्टडी का जो आंसर देखने को मिल रहा है, उस जगह पर शायद आपको SA 240 के रेफरेंस से केवल बात देखने को मिल रही हो। नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 240 प्लस 143 सबसेक्शन 12 और इन एडिशन कारो 2016 के पैरा 3 के क्लॉज नंबर 10 के रेफरेंस से बच्चे प्लीज आप बात करिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटा आपसे पूछ लिया गया था। सर SA 2, उदय यादव जी कह रहे हैं सर SA 240 प्लस 143 सबसेक्शन 12 प्लस कारो 16 का पैरा 3 का क्लॉज नंबर 10, एग्जैक्टली। और 240 के अंदर भी ना कुछ अपने बेसिक पॉइंट बनाते हुए चलिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि आप 240 के रेफरेंस से फ्रॉड के मीनिंग की बात कर देना,
फिर आप SA-200 के रेफरेंस से बोल देना कि एक रीजनेबल एश्योरेंस की बात करते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो मेरे प्रोसीजर एरर को ढूंढने में इफेक्टिव हो सकते हैं, सेम वही प्रोसीजर मेरे फ्रॉड को ढूंढने में इतने शायद इफेक्टिव ना हो। फिर फ्रॉड को भी आप दो लेवल पे बोल के आइए कि एक एम्प्लॉय लेवल का फ्रॉड है और एक मैनेजमेंट लेवल का फ्रॉड है। फिर मैनेजमेंट लेवल के फ्रॉड अगर आपको बहुत सारे मिल जाते हैं तो वही 3 पॉइंट जो मैंने आपको बार बार बोले हैं, वो 3 पॉइंट आप लिख के आइए। SA-240 के रेफरेंस से अगर इतनी भी बातें कर दोगे तो उसके बाद 143 सबसेक्शन 12 के रेफरेंस से बात करनी है, कारो 2016 के पैरा 3 के क्लॉज नंबर 10 के रेफरेंस से बात करनी है, तो अल्टीमेटली आप एक अच्छा स्कोर यहां पर SA-240 बेस केस स्टडी के अंदर आप करके आ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। In the course of audit of A Limited, you suspect that management has indulged the fraudulent financial reporting. State the possible source of such fraudulent financial reporting. बात हो रही है बेटा यहां पर fraudulent financial reporting की। क्या आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट ने कुछ कंडक्ट किया हुआ है fraudulent financial reporting? अब आपको पता होना चाहिए कि जब मैं फ्रॉड के नेचर की बात करता हूं, तो फ्रॉड का नेचर बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट और एक होता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैं फिर बोल रहा हूं कि SA-240 के रेफरेंस से जब हम फ्रॉड को पढ़ते हैं तो वहां पर फ्रॉड का नेचर दो तरीके से बच्चे क्लासिफाई किया हुआ है। एक होता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एक होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट में क्या होता है कि कंपनी के ऑफिसर या कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी से फ्रॉड कर रहे होते हैं। जैसे कि सपोज कि कैश को मिस एप्रोप्रिएट कर दिया या फिर उन्होंने इन्वेंट्री को मिस एप्रोप्रिएट कर दिया, कुल मिलाकर वो असेट की हेराफेरी कर रहे होते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। लेकिन एक फ्रॉड ऐसा भी होता है कि कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय कंपनी से बेसिकली कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय कंपनी से बेसिकली कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, लेकिन कंपनी का जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को डिसीव करने के पर्पस के लिए, स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को डिसीव करने के पर्पस के लिए क्या काम करते हैं कि वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर देते हैं। जैसे कि आपने कुछ ईयर एंड आने पर आपने अपने प्रॉफिट को कंट्रोल करने के लिए आपने कुछ फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज पास कर ली, या प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने के पर्पस के लिए आपने जानबूझकर गलत एजम्पशन ले रखी है। गोइंग कंसर्न पे डाउट है लेकिन इस बात को आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया हुआ। रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शंस की जा रही है बट इस बात का डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके अंदर कंपनी की जो असेट्स है, चाहे इन्वेंट्री हो या कैश हो, उसमें किसी भी तरीके की कोई हेराफेरी तो नहीं है। लेकिन बताइए कि क्या इस जगह पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हैं, क्या उनके इंटरेस्ट को डिसीव करने का अटेम्प्ट किया गया, नहीं किया गया? इसे बोलते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेके मल्टीपल एग्जांपल्स बेटा मैं आपको दे सकता हूं, बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, बट SA-240 के अंदर इन्होंने 6 एग्जांपल दिए हुए हैं। 240 के अंदर है ना, एक अच्छी बात यह है कि 240 को एक्सप्लेन करने के पर्पस के लिए कि बेसिकली प्रोविजन यहां पे क्या कहना चाहता है, 240 में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। अगर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे क्वेश्चन बन जाता है और आप 240 वाले ही एग्जांपल्स वहां पर लिख के आते हो तो एग्जाम में आपके स्कोर करने के चांस ज्यादा होंगे। वैसे मैं पहले भी बोला था कि 240 के ऊपर एग्जाम में आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता। क्वेश्चन वहां पे जो बनेगा वो इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी बनेगा, बट एक्सेप्शनली 240 पर कभी कभार 240 के प्रोविजन पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिखाई दे रहा है वो वैसा ही है, वो कोई केस स्टडी बेस्ड अप्रोच क्वेश्चन नहीं है। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट करने के कौन कौन से डिफरेंट तरीके हो सकते हैं? डिफरेंट वेज टू ऑमिट, इट इज नॉट ऑमिट, इट इज टू कमिट। डिफरेंट वेज टू कमिट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या क्या तरीके हो सकते हैं? Recording fictitious journal entries particularly close to the end of accounting period to manipulate operating result or achieve other objective। यानी ईयर एंड आने पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज पास कर देते हो। इन appropriately adjusting assumption and changing judgment used to estimate account balances। कुछ अकाउंटिंग बैलेंस बेटा आपके एस्टिमेशन के बेस पे जाते हैं, जैसे कि जो भी आप प्रोविजनिंग करते हो और उसके अंदर क्या होती हैं, आपकी एजम्पशंस होती हैं, जजमेंट्स होते हैं। आपने जानबूझकर गलत एजम्पशंस या गलत जजमेंट्स लिए हुए हैं ताकि आप अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन को मैनिपुलेट कर सको। थर्ड वन इज omitting या advancing or delaying recognition in the financial statement or event
एंड ट्रांजैक्शन दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। यानी कि फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ है कि ट्रांजैक्शन और इवेंट अकर हुई है वास्तव में। फाइनेंशियल पीरियड में जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है वहां पर आपकी इवेंट ट्रांजैक्शन वास्तव में हुई है, लेकिन उनको रिकॉर्ड करने में जानबूझकर भूला जा रहा है। दैट इज कॉल्ड एज ओमिटिंग, भूल जाना कि परचेस किया था बट आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे, सेल्स किया था बट आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ओमिटिंग। एक होता है एडवांसिंग, यानी आपके पास सेल्स के ऑर्डर तो आए हुए हैं लेकिन वो सेल्स आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करनी है। जनरली मार्च के महीने में ऐसा हो सकता है कि अप्रैल के महीने के ऑर्डर आपके पास मार्च में आ गए थे, लेकिन सेल की ट्रांजैक्शन जो कंप्लीट होगी वो अप्रैल के महीने में होगी, लेकिन आपको सपोज बैंक से कुछ फंडिंग्स वगैरह की रिक्वायरमेंट थी, लोन की रिक्वायरमेंट थी, और वहां पे आपको टर्नओवर उस केस में आपको हाई दिखाना था, तो जितने भी आपके पास सेल्स के ऑर्डर आए थे अभी वास्तव में सेल नहीं हुई थी, आपने उसको अपनी बुक में सेल रिकॉग्नाइज कर डाला। ये क्या है? एडवांसिंग। जल्दबाजी करा आपने चीजों को रिकॉर्ड करने में, पहले आप भूल रहे थे, दूसरे केस में आप एडवांस में रिकॉर्ड करते हो, या तीसरे केस में आप जानबूझ के डिले करते हो। तो रिकॉर्डिंग में या तो ओमिशन हो सकता है, या एडवांसिंग हो सकता है, या फिर वो डिले हो सकता है। कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई फैक्ट है बेटा जो आपको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज करना चाहिए था, बट उस फैक्ट को आप कंसील कर रहे हो, दैट इज डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। engaging in complex transaction that are structured to misrepresent the financial position और financial performance of the entity। जैसे कोई अकाउंटिंग पॉलिसी है बेटा वो कॉम्प्लेक्स नेचर की है, तो वहां पर जानबूझकर आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि इस जगह पर मैं गलत पॉलिसी यानी अकाउंटिंग पॉलिसी को थोड़ा सा अपने एंड पर, कि जिस तरीके से मैं अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को या पोजीशन को मैनिपुलेट कर सकता हूं, उस तरीके से आप उसे घुमाकर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर जाते हो। तो कहने की जो कॉम्प्लेक्स नेचर की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि हाँ इस जगह पर हम फ्रॉड करके निकल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कुछ, नॉट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉड रिस्क फैक्टर, गलत बोला मैंने यहां पर, नॉट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इट इज फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एग्जाम में इसके ऊपर एक बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लगा हुआ था। फ्रॉड रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंसेंटिव और प्रेशर। प्रेशर क्या है कि भाई मुझे बैंक से लोन लेना है और मुझे अपना टर्नओवर अच्छा दिखाना है, बिकॉज जब तक मैं अच्छा टर्नओवर नहीं दिखाऊंगा शायद बैंक मुझे फंडिंग ना करे, तो वहां पर आपके ऊपर एक प्रेशर है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को करने का। इंसेंटिव क्या होता है कि अगर मैं सपोज एक कंपनी का मैनेजर हूं और मेरी परफॉर्मेंस के बेस पर ही मेरा कमीशन सेट होगा, तो हो सकता है कि बेटा मैं अपना इंसेंटिव, अपना कमीशन का अमाउंट ज्यादा करने के लिए मैं अपनी सेल की ट्रांजैक्शन जो अभी केवल ऑर्डर आए हैं उनको एडवांस में रिकॉर्ड करवा दूं ताकि मेरा इंसेंटिव वहां पर बढ़ सके। तो अगर कोई इंसेंटिव है तो वो भी एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर बन सकता है, प्रेशर है वो भी एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर बन सकता है। एक होता है अपॉर्चुनिटी कि ठीक है कोई इंसेंटिव वाली बात नहीं है, कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि चलिए मौके पर चौका मार देते हैं। अब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर की है, इसमें अकाउंटिंग पॉलिसी बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर की है, अगर मैं इसको यहां पर थोड़ा बहुत गलत तरीके से अप्लाई कर भी दूंगा किसी को कोई खास पकड़ में निकल के आने वाला नहीं है। तो एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि हां इस जगह पर मैं फ्रॉड करके निकल सकता हूं। या अगर मैं अपॉर्चुनिटी पे एक एग्जांपल और दूं रिगार्डिंग मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, तो मुझे पता है कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल कहां कहां पर वीक है। अब मुझे एक दिन एक मौका मिल गया कि हाँ आज ये कंट्रोल काम नहीं कर रहा है, तो आज मौका है मेरे पास कि मैं इस जगह पर फ्रॉड कमिट कर सकता हूं। लाइक कि कोई इन्वेंट्री है बहुत हाई अमाउंट की है, स्मॉल साइज की है लेकिन अमाउंट बहुत हाई है, जैसे कि ज्वेलरी शॉप की बात कर सकते हो। अब ज्वेलरी शॉप की बात करोगे, आज इस एंगल पे सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा, आज अच्छा मौका है कि मैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट करके यहां पे इजीली निकल सकता हूं। तो ये कुछ आपके कह सकते हो फ्रॉड रिस्क फैक्टर होते हैं। इसमें एक होता है एटीट्यूड या रेशनलाइजेशन। एटीट्यूड क्या है कि मुझे कंपनी के अंदर सपोज कोई बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशन के नॉन कंप्लायंस मिले, या मुझे बहुत सारी मैटेरियल मिस स्टेटमेंट मुझे मिली, जब मैंने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया, SA 450 कहता है कि मैटेरियल मिस स्टेटमेंट के मिल जाने पर या कोई नॉन कंप्लायंस के मिल जाने पर मुझे मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैंने जब इन्होंने इन्फॉर्म किया तो इनका एटीट्यूड कुछ इस तरह का निकल के आ रहा था कि वो उसको सही करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने कहा सर लॉ एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस मिली है, बोले तो। मैंने सर मटेरियल मिस स्टेटमेंट मुझे मिल रही है, बोले तो। ये एटीट्यूड है उनका।
और अगर उनका एटीट्यूड बेटा गलतियों को सही करने का नहीं है तो ये एक तरीके का फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। और अगर आपको कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर दिखाई देता है किसी भी एरिया पर, तो उस केस में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होगा आपका, वो हाई निकल के आएगा। जब पहले कहीं आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं मिल रहा था बट अब आपको दिखाई देता है, तो एसए कहता है कि आप ये देखिए कि इसका आपके रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के असेसमेंट के ऊपर इस चीज का क्या इंपैक्ट निकल के आता है। तो अल्टीमेटली यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से आपके एग्जांपल्स हैं। तो एक एग्जांपल था आपका एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, और लास्ट ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स और टर्म्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस होती है रिलेटेड पार्टीज के साथ, या अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स को या टर्म्स एंड कंडीशंस को बेटा लास्ट मोमेंट पर चेंज किया जा रहा है। अगर ये 6 पॉइंट आप एग्जाम में लिख के आते हो, किस केस में, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले केस में, 6 नंबर का है। देखो मैं ही 12 में लगा था, अब एग्जामिनर अगर 6 नंबर सेट करे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट पर यहां पर एग्जामिनर 1 नंबर देता हुआ चल रहा होगा। अब हमारी भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन ये है कि मुझे जो अपना आंसर देना होगा वो एज पर द स्टैंडर्ड ही देना होगा। इसके अलावा मैं और भी कई सारे पॉसिबल सोर्स की बात बच्चे कर सकता हूं, और भी इसके अंदर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पर मैं आराम से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे जो मैंने पॉइंट लिखे हैं अगर वो इनके साथ मैच नहीं करते तो इंस्टीट्यूट बेटा आपको यहां पर नंबरिंग बिल्कुल भी नहीं देगा, स्कोर बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने सेम यही पॉइंट लिख दिए, की पॉइंट्स के साथ लिख के आ रहे हो, लैंग्वेज वेरी कर सकती है, बिकॉज आप कोई रोबोट नहीं हो कि एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज आप छाप के आ जाओ। लेकिन अगर आप इन्हीं पॉइंट को अपनी लैंग्वेज में विदाउट रिप्लेसिंग कीवर्ड अगर आप लिख के आते हो, अनडाउटेडली आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। हेलो सर, मैं लेट हूं क्या? आप लेट हैं? एक्चुअली मैंने आज का सेशन थोड़ा जल्दी लगा दिया था, दैट इज वाई मुझे आज लाइव सेशन में बच्चे यहां पर थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। बट कोई बात नहीं, वीडियो बेटा इस सेशन के बाद भी मैं कोई ये तो नहीं कि वीडियो को हाइड कर दूंगा, ये वीडियो आपका यूट्यूब पे बना रहेगा। तो बच्चे अगर आप लेट भी ज्वाइन कर रहे हो आज का सेशन, तो उस केस में जब सेशन एंड हो जाएगा तो जितना अभी तक आपने मिस किया है वो स्टार्टिंग से आप देख सकते हो। आगे के लिए जो टाइमिंग में लेकर देता हुआ चलूंगा इस सेशन के लिए, वो 7 बजे से ही लेता हुआ चलूंगा, 7 बजे से। चलिए, तो आप अपने टाइम से बेटा ठीक टाइम पे आए हो, बिकॉज ऑल पहले जो टाइमिंग थी मेरी वो 7:30 बजे की टाइमिंग थी। तो ज्योति जी आप या चांदनी जी आप उस टाइमिंग के हिसाब से तो आप सही आए हो, लेकिन आज का सेशन मैंने 7 बजे का लगाया था, और लिंक मैंने ऑलमोस्ट जितने बच्चे मेरे पास फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कनेक्टेड हैं, लिंक मैंने शेयर कर दिया था। शायद आपको लिंक टाइम से ना मिला हो, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा होता आपने तो शायद आपके पास नोटिफिकेशन आ चुकी होती कि आज का सेशन मेरा 7 बजे से था। सर पता नहीं था, 7:30 का सोचा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, केवल 2 या 3 क्वेश्चन ये भी यहां पर आपके मिस हुए हैं। आई थिंक इसमें टोटल 11 क्वेश्चन मुझे यहां पे डिस्कस करने हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 5, यू आर अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ग्लोबल लिमिटेड, एक्सप्लेन द रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। अब फिर वही बात देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी 240 पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, और यहां पर ये रिस्क फैक्टर की बात कर रहा है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर की बात कर रहा है। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 आपका 240 पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और पीछे मुझे कुछ बच्चों ने, उदय यादव ने खास तौर से रिप्लाई भी किया हुआ था कि कौन कौन से फ्रॉड रिस्क फैक्टर होते हैं। 3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन से हैं? इंसेंटिव और प्रेशर, सेकंड वन इज अपॉर्चुनिटी, एंड द थर्ड वन इज रेशनलाइजेशन या फिर एटीट्यूड। ये इन 3 को अगर आप एक्सप्लेन करके आ जाते हो विद एग्जांपल, एग्जाम में आप 4 के 4 नंबर का बच्चे स्कोर कर जाओगे। एसए 240 के रेफरेंस से बात कर देना। थोड़ा बहुत अगर आपको किसी और एसए का रेफरेंस लगाना हो तो एसए 315 के रेफरेंस से बातें और हो सकती है, बिकॉज फ्रॉड रिस्क फैक्टर पे मैं काम इसलिए करता हूं ताकि मैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड, इनको मैं प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड एंड असेस कर पाऊं। लाइव में जो इंटरेक्शन होता है सर वो बाद में नहीं होता, हाँ वो बात सही है। तो बच्चे प्लीज जो भी आज लेट ज्वाइन कर रहे हैं, आगे के लिए ध्यान रखना कि आगे से जो आपका सेशन रहेगा वो 7 बजे से होगा, 7 बजे से होगा। सर मैं बिजी थी, गेस्ट आ गए थे, उनसे फ्री हुई तब आई हूं। वैसे आज मोस्टली घर में गेस्ट आए हुए हैं, मुझे भी सेशन थोड़ा आज मैंने जल्दी इसलिए लगाया था कि मुझे भी आज का सेशन खत्म करके तुरंत यहां से बाहर निकलना होगा।
कल आपका सेशन नहीं होगा, कल संडे का आपका ऑफ रहेगा। नेक्स्ट सेशन जो मैं लूंगा SA 250 पर, वो मैं आपको मंडे को लूंगा। कल आपका बच्चे में ऑफ रखूंगा। हाँ सर, अच्छी बात है, करिए ऑफ आराम से आप। Intelligent Limited entered into an agreement with Mr. Intellectual on 15th of March 2016, whereby it agreed to pay him rupees 2 lakh per month। ठीक है, मैं आपको 2 लाख पर मंथ दूंगा रिटेनरशिप फीस के लिए फॉर कंसल्टेशन इन IT डिपार्टमेंट। यानी अच्छी जॉब है, IT डिपार्टमेंट के बंदे को 2 लाख रुपए पर मंथ दिया जा रहा है, लेकिन no amount was actually paid and rupees 24 lakh was provided in the statement of profit and loss for the year ended 31st of March 16. Management of the company uttered that need based on consultation was obtained throughout the year। जब मैनेजमेंट से पूछा, उन्होंने ये बोला कि हाँ कंसल्टेंसी थ्रू आउट द ईयर हमने ली थी और पेमेंट हुआ है ये वाला, लेकिन कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, केवल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 24 लाख रुपए का पेमेंट दिखाया गया है, खर्चा दिखाया गया है। However, on investigation, no documentary or other evidence of receipt of such service was found। यानी कि ये सर्विस ये तो दिखाई नहीं दे रहा कि ऐसी कोई सर्विस हुई है, हालांकि शायद पेमेंट दिखा दिया हो आपने। As the auditor of Innocent Limited, what would be your approach? सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट लेवल पे बेटा फ्रॉड हो रहा है। फिक्टिशियस एंट्री यहां पर मुझे पास होती हुई दिखाई दे रही है कि कोई ट्रांजैक्शन वास्तव में नहीं हुई थी, लेकिन यहां पर उसका पेमेंट कर दिया गया है। तो एज पर ऐसे 240 फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल यूजिंग सच टेक्निक्स एज रिपोर्टिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज, जैसा मैंने अभी आपसे कहा था, particularly close to the end of the accounting period to manipulate the operating result or achieve other objective। In the given case, Intelligent Limited has entered into an agreement with Mr. Intellectual at year end for consultation in IT department। It also charged yearly fee of rupees 24 lakh in the statement of profit and loss। However, no documentary or other evidence of receipt of such service was found। हो सकता है पेमेंट का प्रूफ तो है, लेकिन आपने सर्विस वास्तव में ली भी थी, इस बात को कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। On investigation, it is clear that company has passed fictitious journal entries near end to manipulate the operating result। तो 240 के रेफरेंस से बात कर दी। सर क्या कोई और रेफरेंस यहां पर बन सकता है? कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहे हैं, 143 सबसेक्शन 12 की बात करके आ जाओ, कारो के पैरा 3 के क्लॉज 10 से बात करके आ जाओ। बेटा इतना बहुत है 240 पर आपको एग्जाम में लिख के आने के लिए। अल्टीमेटली एक 143 सबसेक्शन 12 के रेफरेंस से बात करी, कारो का पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि कारो 16 के पैरा नंबर 3 के क्लॉज नंबर 10 के रेफरेंस से, और बच्चे आप प्लीज यहां बात करके आइए। फाइनल की तैयारी शुरू। हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूं बेटा। निखिल जी आई एम ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट। और फाइनल की तैयारी बिल्कुल आप शुरू करिए, जब जागो तभी सवेरा। अगर आप इंटर में भी हो बच्चे, जो क्लास अगर आप देख रहे हो या बाद में भी अगर आप देखते हो, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी फाइनल की प्रिपरेशन के लिए बहुत इफेक्टिव रहेंगी। 240 पर अगर मैं इंटर लेवल पे बात करूं, क्वेश्चन 240 पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं, वहां पर इतना डीपली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। लेकिन जब मैं फाइनल लेवल की बात करता हूं तो अप्रोच बिल्कुल उल्टी हो जाती है। यहां पर आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रेयरली बनते हैं, एक्सेप्शनली बनते हैं, लेकिन हाँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और अगर आप ये सारे केस जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, या जो भी आपके पास मटेरियल होगा बेटा, ये केस वहां पर भी होंगे, बिकॉज ये केस मैंने अपने एंड पर डिजाइन नहीं किए हुए हैं। ये ऑलरेडी आपके पास जो भी मटेरियल होगा, ये सारे के सारे केस स्टडी वहां पर होंगे। अगर आप इन सबके आंसर को भी एक बार गो थ्रू कर लोगे ना, तो आपको काफी हद तक एक आइडिया मिल जाता है कि मुझे एग्जाम में इन चीजों को किस तरीके से अल्टीमेटली प्रेजेंट करके आना चाहिए, किस कंटेंट के साथ मुझे लिख के आना चाहिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके पास जो भी मटेरियल है पढ़ने के लिए, केवल ये ना हो कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और क्वेश्चन पढ़ के आपने बोल दिया कि हाँ ये रिपोर्टिंग है या ये रिपोर्टिंग नहीं है। आपके पास प्रॉपरली उसका आंसर भी होना चाहिए, आपके पास उसका प्रॉपर आंसर भी होना चाहिए। प्रैक्टिस मैनुअल बेटा आप ले सकते हो, वहां पर किसी भी एसए पर जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, प्लीज उनको आप रीडिंग में कवर करो। और जितना मल्टीपल टाइम्स आप रीडिंग करेंगे, बिलीव मी बेटा, आपकी प्रिपरेशन जो होगी उतनी ज्यादा इफेक्टिव निकल के आएगी। बिकॉज रीडिंग करने से मुझे आइडिया मिल जाता है कि बार बार कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हर एक केस स्टडी के अंदर रेफर किया जा रहा है। और 240 मैं जब 240 वाले क्वेश्चन पर देखता हूं कि क्या क्या पॉइंट्स रेफर किए जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली मुझे यही देखने को मिलता है कि 240 का प्रोविजन रेफर होता है, 143 सबसेक्शन 12 की बात होती है, कारो के पैरा 3 के क्लॉज नंबर 10 के रेफरेंस से बात होती है,
240 में भी जनरली बात कर लो तो मैनेजमेंट लेवल के फ्रॉड की बात ज्यादा होती है, और मैनेजमेंट लेवल का फ्रॉड है, ज्यादा मिल जाते हैं, तो देखिए कि आपकी प्रोफेशनल या लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या निकल कर आ रही है। पहला पॉइंट बनता है। डिसाइड करिए एंगेजमेंट पे कंटिन्यू करना है, विड्रॉ करना है, सेकंड पॉइंट आपका ये बनता है। और अगर आप डिसाइड ये करते हो कि विड्रॉ करना है, तो देखिए इन परिस्थितियों में आपको किस किस लेवल पर क्या क्या मैटर कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट है, इतना बोल के आइए। अगर किसी क्वेश्चन में रिटन रिप्रेजेंटेशन से लिंक होता है तो ऐसे 580 के रेफरेंस से बेटा बात करके आइए। तो इतना सब कुछ है 240 पे लिखने पे, बट एक रिक्वेस्ट है कि आंसर को प्रॉपरली एक बार बेटा प्लीज गो थ्रू आप जरूर करिए। जल्दबाजी में आप किसी भी केस स्टडी के आंसर को इग्नोर बिल्कुल भी करके मत आइए। अगर ऐसा करोगे प्रिपरेशन अनडाउटेडली आपकी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। क्वेश्चन 7, इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ एल लिमिटेड, its auditor Mr. N observed that there was a special audit conducted at the instance of management on a possible suspicion on a fraud and requested for a copy of the report to enable him to report on the fraud aspects. Despite many reminder, it was not provided. यानी मैनेजमेंट के एंड पर एक स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवाई गई थी। जब ये वाली बात मुझे मालूम चली तो मैंने सर कहा कि मुझे प्लीज इसकी रिपोर्ट की कॉपी दिलवा दीजिए, बिकॉज मेरे भी फ्रॉड को लेके कई सारे एस्पेक्ट रिपोर्टिंग में आते हैं। लेकिन बहुत सारे रिमाइंडर देने के बावजूद भी मुझे रिपोर्ट की कॉपी प्रोवाइड नहीं की गई। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट, मिस्टर एन इंसिस्टेड that he be provided with at least a written representation in respect of fraud. तो ठीक है सर, आप मुझे रिपोर्ट की अगर कॉपी नहीं दे रहे हो तो कहने के प्लीज सर एक काम कर दो, मुझे रिटेन रिप्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड करवा दो, WR मुझे आप दिलवा दीजिए। लेकिन फॉर दिस रिक्वेस्ट आल्सो द मैनेजमेंट रिमेन साइलेंट, मैनेजमेंट ने चुप्पी साध ली और उसको रिटेन रिप्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड नहीं किए गए। तो 240 पर तो मैंने काफी कुछ आपके साथ बेटा बोला है। अब थोड़ी सी बात करते हैं 580 पर। अगर मैनेजमेंट मेरी रिक्वेस्ट के बावजूद भी मुझे रिटेन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करता तो ऐसे 580 क्लियर कहता है यहां पर कि इस मामले को आप डिस्कस करिए मैनेजमेंट के साथ, रीइवैल्यूएट करिए मैनेजमेंट की टॉप लेवल की इंटीग्रिटी को और डिटरमाइन करिए पॉसिबल इफेक्ट ऑन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट। और 580 क्लियर कहता है कि अगर मैनेजमेंट आपको रिक्वेस्टेड रिटेन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करता तो उस केस में आप यहां पर रिपोर्ट पे इसका पॉसिबल इफेक्ट डिटरमाइन करिए। और यहां पर पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा, 580 ने क्लियर कहा है कि इस जगह पर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देके आइए, बिकॉज रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन अगर आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही है तो आप कोई भी ओपिनियन कंक्लूड करने के एबल बिल्कुल भी नहीं होंगे। और WR नहीं मिल रहे, भाई मुझे ऑडिट करते हुए मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए, और मैनेजमेंट अगर आप वही इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड नहीं कराओगे तो मैं कैसे कोई ओपिनियन कंक्लूड कर सकता हूं। और 580 में जो WR मैं आपसे मांग रहा हूं, अगर वो WR मुझे आप प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो 580 क्लियर कहता है इस जगह पर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की तैयारी कर लो। बट 3.580 के रेफरेंस से पहले आप लिख के आ जाना, मामले को डिस्कस करना है, रीइवैल्यूएट करना है मुझे मैनेजमेंट की टॉप लेवल की एक बार इंटीग्रिटी को, और फिर डिटरमाइन करना है इसका पॉसिबल इफेक्ट क्या निकल के आएगा मेरी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। मैं 580 के रेफरेंस से सर्च करता हूं, 3 पॉइंट ये कहां पर लिखे हुए हैं, ये यहां मुझे मिलने चाहिए 580 का। मैं 240 के रेफरेंस से बेटा बात नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी कई बार कर चुका हूं। एज पर ऐसे 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन इफ मैनेजमेंट मॉडिफाइड और डज नॉट प्रोवाइड रिक्वेस्टेड रिटन रिप्रेजेंटेशन, इट मे alert the auditor to the possibility that one or more significant issues may exist. Further, if management does not provide one or more requested written representation, auditor shall discuss the matter with management. पहला पॉइंट बनेगा मेरा ये। Re-evaluate the integrity of management, ये मेरा सेकंड पॉइंट बनता है। And evaluate the effect that this may have on reliability on representation and audit evidence in general, and take appropriate action including determining the possible effect on the auditor's opinion. ये मेरा पॉइंट नंबर 3 बनता है। तो 580 के रेफरेंस से 3 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए कि WR मांगता हूं, WR नहीं मिल रहा, मैनेजमेंट से डिस्कस करना है, इनकी इंटीग्रिटी को रीइवैल्यूएट करना है और एक पॉसिबल इफेक्ट डिटरमाइन करना है, पॉसिबल एक्शन लेके चलना है, क्या होगा मेरी ऑडिट ओपिनियन के ऊपर। द ऑडिटर शैल, क्या लिखा है, डिस्क्लेम एन ओपिनियन on the financial statement if auditor conclude that there is a sufficient doubt about the integrity of management such that written representation are not reliable or management does not provide written representation. अगर WR मिल रहे हैं लेकिन वो गलत है, गलत क्यों, कि जो एविडेंस आपको मिला और जो WR आपको मिले हैं वो आपस में इनकंसिस्टेंट है,
तो इस सिचुएशन में भी आप डिस्क्लेमर देके आएंगे। या मैं WR मांग रहा हूं और WR नहीं मिल रहे हैं, उस केस में भी आपकी ओर से डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा। मामला फ्रॉड को लेकर है तो कारो का बेटा पैरा नंबर 3 का क्लॉज नंबर 10 के रेफरेंस से बात कर दी, 143 सबसेक्शन 12 के रेफरेंस से भी आप बात कर सकते थे। ये पुराना इस जगह का कोई बेटा आपके पास इस बुक को अगर आपने रेफर कर रखा होगा, आपने मुझसे क्लास ली है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के एंड में कुछ कारो 2003 का मामला आ गया था, ये चेंज होने से रह गया। पहले कारो 2003 था, उसके बाद कारो 15 हुआ था न्यू एक्ट के अंदर, फिर कारो 16 हुआ था। हमने ऑलरेडी यहां पर कारो 16 के पैरा 3 के क्लॉज नंबर 10 के रेफरेंस से बात की है। सर सॉरी यहां मैसेज कर रही हूं, बट प्लीज डू समथिंग फॉर IPCC ओल्ड कोर्स स्टूडेंट। हाँ बेटा, काफी कुछ करा हुआ है और जल्दी ही आपको जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं CA IPC लेवल पर, तो कुछ 2-3 टॉपिक मैंने अभी तक उनको YouTube पे नहीं दिए गए थे। जैसे कंपनी ऑडिट 2 की बात करता हूं, उस पर अच्छी खासी डिमांड है, बट मैंने कभी नहीं दिया था। स्पेशल ऑडिट की बात है, नहीं दिया था। और एक ऑडिट इन CIS एनवायरमेंट, ये 3 टॉपिक आपको जल्दी ही YouTube पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी सारा पॉइंट बेटा ऑलरेडी काफी सारी कवरेज मैं ऑलरेडी आपको YouTube पे दे चुका हूं। सर पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा पॉइंट नंबर 3 यहां पर यह था कि मैंने मैनेजमेंट से WR मांगे और मुझे वो WR नहीं दे रहा था। तो ठीक है, एक तो इस वाले मैटर को मैंने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लिया, उनकी इंटीग्रिटी को मैंने रीइवैल्यूएट कर लिया एक बार, और अब मुझे ये देखना कि इसका ऑडिट, इस पर मुझे एक पॉसिबल एक्शन डिटरमाइन करना होगा, इंक्लूडिंग पॉसिबल इफेक्ट क्या निकल के आएगा मेरी ऑडिटर्स ओपिनियन के ऊपर। तो सोचिए कि अगर मैं WR मांग रहा हूं, आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं और आप ही मुझे इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो मैं इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेस पर कंक्लूजन लेता हूं। जब आप ही मुझे ऑडिट के दौरान इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो सोचिए कि क्या मैं यहां पर कोई ओपिनियन ठीक तरीके से कंक्लूड कर पाऊंगा? नहीं, मेरी ओर से गलत ओपिनियन कंक्लूड करने के चांस ज्यादा हो जाते हैं अगर मैनेजमेंट मुझे रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो 580 जो डील करता है रिटन रिप्रेजेंटेशन में, वो 2 जगह पर कहता है इन सिचुएशन में आप डिस्क्लेमर देके आ जाना। एक, WR जो आपको मिला है वो इनकंसिस्टेंट है विद द ऑडिट एविडेंस, यानी WR में जो लिखा हुआ है और जो एविडेंस आपको मिल रहे हैं वो आपस में मैच नहीं करते हैं, डिस्क्लेमर आप देके आइए। और दूसरा कि मैं WR मांग रहा हूं और मुझे WR नहीं मिल रहे हैं, उस केस में भी आप यहां पर जो पॉसिबल इफेक्ट है आपका ऑडिट ओपिनियन के ऊपर, आप वहां पर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ही देके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, as an auditor of public limited company for the year ended 31st of March 13, you discovered an error in the valuation of inventory which has material effect on the financial statement. Comment with reference to the standard on auditing. तो अगर ये जो आपने गलती करी है, अगर ये जानबूझकर करी है, ये जानबूझ के की गई है, तो जानबूझ के की गई गलती को मैं नाम क्या दूंगा? मैं यहां पर फ्रॉड का नाम इसको दे दूंगा। और आपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन गलत किया हुआ है, तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन अगर यहां पर गलत किया हुआ है आपने, मैं 240 के रेफरेंस से फ्रॉड को लेके बातें यहां पे करके आ जाऊंगा, ये मानते हुए कि ये फ्रॉड आपने इंटेंशनली किया हुआ था। तो 240 के रेफरेंस से बेटा बात की गई है। हाँ, अगर किसी आंसर में अगर आप चाहें तो ऐसे 450 के रेफरेंस से भी बेटा बात करके आ सकते हो। कोई मुझे बताएगा यहां पर कि 450 किस बात को लेके होता है? कोई बच्चे प्लीज मुझे बताएगा 450 यहां पर किस बात को लेके होता है? 2-3 बच्चे एक्टिवली यहां पर रिप्लाई कर रहे हैं अभी, तो प्लीज जो भी रिप्लाई कर रहा है यहां पर एक्टिवली, मैं उससे पूछ रहा हूं इस जगह पर कि SA 450 में किस बात का लेके प्रोविजन होता है। और SA 450 बेटा एक ऐसा ऐसे है जो किसी भी SA की केस स्टडी पर आप लिख कर आ सकते हो। लिंक करवाऊंगा आगे जाके आपको, बहुत सारी क्लासेस मुझे अभी आपको केस स्टडीज पे देनी है। तो 450 एक ऐसा SA है जिसे आप बहुत सारी केस स्टडीज के अंदर रेफर करके आ सकते हो। अगर कोई बच्चा मुझे प्लीज यहां बता सकता हो कि 450 किस बात को लेके होता है, तो बच्चे प्लीज जल्दी से एक बार बता दीजिए 450 किस बात को लेके होता है। प्लीज बेटा अगर आप बता सकते हो तो प्लीज जल्दी से आप बताइए। नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, बेटा स्पीच एक्सपोजर वो 250 होता है, 250 होता है, 450 नहीं होता। मैं 450 की बात कर रहा हूं, मैं 450 की बात कर रहा हूं। अगर स्टैंडर्ड अच्छे करने हैं ना आपको, स्टैंडर्ड पे केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आपको अच्छे करने हैं, 450 पर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। 450 में फिर बोल रहा हूं ऐसा SA है जिससे आप मल्टीपल SAs की केस स्टडी के अंदर रेफर करके आ सकते हो।
ड्यूरिंग द ईयर डेफिशिएंसीज, नहीं बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरे पास टाइम सफिशिएंट नहीं है। SA 450 में जो बात होती है कि जब आप ऑडिट कर रहे हो और आपको कोई मैटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल जाती है, तो 450 कहता है कि इस पर कोई भी ओपिनियन कंक्लूड करने से पहले जितनी भी मैटेरियल मिस स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई करी है, इन्हें आप एक्यूमुलेट करिए और कम्युनिकेट करिए मैनेजमेंट को विद अ रिक्वेस्ट टू करेक्ट देम। 450 कहता है इस वाली बात को, यानी 450 मैनेजमेंट को एक सुधरने का मौका देता है कि ऑडिट करते हुए आपने मैटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया, मैंने देखा कि इस जगह पर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन गलत हुआ है। अब चाहे जानबूझ के हुआ या गलती से हुआ, जानबूझ के हुआ है मैं 240 के रेफरेंस से बात करूंगा, बट पकड़ में तो आ गया ना मेरे। तो जो चीज आपको मैटेरियल मिस स्टेटमेंट, चाहे वो इसका नेचर एरर का है या फ्रॉड का है, अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं एक बार मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज को प्लीज आप करेक्ट कर दीजिए। अब मैनेजमेंट या तो करेक्ट करेगा या मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करेगा। अगर मैनेजमेंट सारी की सारी वो मैटेरियल मिस स्टेटमेंट जो मैंने उन्हें कम्युनिकेट की हैं एज पर SA 450, अगर वो उन्हें करेक्ट कर देता है, अगर वो उन्हें करेक्ट कर देता है, तो उस केस में मुझे एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करके अपने आप को ये एश्योरेंस देना होता है कि अब कहीं कोई मैटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं बची। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने मैटेरियल मिस स्टेटमेंट को जो उन्हें कम्युनिकेट की थी उन्हें सही करने से मना कर दे, या तो सारी की सारी या उनका कोई पार्ट, तो जो भी गलती अब सही नहीं हुई है उस एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट को मैं ये देखता हूं कि क्या ये मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल लेवल एज अ होल पर मैटेरियल बनती है या नहीं बनती। अगर वो मैटेरियल बनेंगी तो मैं SA 705 के रेफरेंस से रिपोर्ट वहां पे मॉडिफाई कर दूंगा। अगर वो मैटेरियल नहीं बनती है तो उस केस में मैं वहां पर क्लीन रिपोर्ट देख के आऊंगा। सर मैटेरियल बनेगी या नहीं बनेगी ये कैसे होगा? आपने SA 320 पर आपने एक मैटेरियल लेवल फॉर द स्टेटमेंट एज अ होल सेट कर रखा होगा, तो उस एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट को मैं उस मैटेरियल मिस स्टेटमेंट के लेवल, मैटेरियलिटी लेवल जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल सेट किया था, मैं उसके साथ कंपेयर कर लूंगा। अगर वो कम रह जाता है तो इमैटेरियल, पहुंच गया या क्रॉस कर गया तो मैटेरियल, रिपोर्ट आपकी होगी मॉडिफाइड। मैटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, अब आप सही पकड़े हो तो देखेंगे ठीक किया है या नहीं, कोई मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं। एग्जैक्टली बेटा आप सब बच्चों ने बिल्कुल सही पॉइंट कैच कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9, इज इट एप्रोप्रिएट फॉर द ऑडिटर टू मेक इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग मैनेजमेंट ओन असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड कंट्रोल इन प्लेस टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट इट, डिस्कस। ये क्वेश्चन भी आपका SA 240 पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को मैं बार बार मैंने क्लास में बोला हुआ था जब मैं फेस टू फेस क्लास लेता हूं या पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव क्लास आप देखते हो, कि बहुत कम ऐसे SA हैं, बहुत कम ऐसे SA हैं जहां पर आपकी इंक्वायरी की रेंज दी गई है कि ऑडिटर आप यहां पे क्या क्या इंक्वायरी करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल दूं, 240 में फ्रॉड को लेकर जब मैं रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई असेस करने की बात करता हूं, तो मैनेजमेंट से आप क्या क्या इंक्वायरी करेंगे उसकी रेंज दे रखी है। टोटल 4 इंक्वायरी बताई गई हैं जो आपको मैनेजमेंट से करनी है। ऐसे ही जब मैं ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट पे होता हूं तो आप क्या क्या इंक्वायरी करेंगे उसकी रेंज वहां पे दे रखी है। ऐसे ही रिलेटेड पार्टी के अंदर आप मैनेजमेंट से क्या क्या इंक्वायरी करेंगे उसकी रेंज वहां पे दे रखी है। तो बहुत कम ऐसे ऐसे हैं जहां पर यह बताया गया कि आप मैनेजमेंट से क्या क्या इंक्वायरी करेंगे, और SA 240 के अंदर फ्रॉड को लेकर मैनेजमेंट की 4 तरह की इंक्वायरी बेटा बताई गई है कि आप मैनेजमेंट से 4 इंक्वायरी करेंगे फ्रॉड को लेकर, रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई एंड असेस करने के लिए। आई थिंक आप में से मोस्टली बच्चों को ये इंक्वायरी के बारे में बेटा पता भी नहीं होगा। अगर कोई है बता सकता हो, 4 इंक्वायरी है, कोई भी बच्चा अगर एक भी इंक्वायरी मुझे बताएगी क्या इंक्वायरी आप करते हो। 240 डिटेल में पढ़ते ही नहीं हो, मैंने पहले कहा है 240 आप बच्चे डिटेल में नहीं पढ़ते। आपकी एक SA को लेकर एक आदत यह बन जाती है कि यार समरी मिल जाए, एक पेज पर मुझे ओवरव्यू मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा, एग्जाम में अटेम्प्ट कर जाएंगे ना। सफलता का बेटा कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो चीज एग्जाम में 30 से 40 नंबर की बनती है आप उस पर शॉर्टकट तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते ना। यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी शॉर्टकट ऑन द टॉपिक जो एग्जाम में 30 से 40 नंबर का पूछा जाता है। उस पर शॉर्टकट अगर आप ले रहे हो तो वो अपने पैर पे क्या अपने सिर पर ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। स्टैंडर्ड बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है, बट इसको समझ के उसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप लेके चलिए। जो चीजें प्रैक्टिकली होती है उनके साथ आप लिंक करके देखिए, स्टैंडर्ड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। और स्टैंडर्ड पर अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए
तो YouTube पर ऑलमोस्ट मैंने सारे स्टैंडर्ड्स को बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा गहराई के साथ डिस्कस कर रखा है। अगर आपने मेरे से बेटा क्लास ली है पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव, तो आपने देखा होगा स्टैंडर्ड, यानी एक एक कई कई, जैसे एसए 315 है, मुझे ध्यान है 2 या 3 क्लास के अंदर एसए 315 खत्म होता है। गोइंग कंसर्न की बात कर लो, 5 से 6 घंटे का लेक्चर होता है उसके अंदर। 550 की बात कर लो, 4 से 5 घंटे में वो एक ऐसे खत्म होता है। तो एसए बहुत डिटेल में होते हैं, अगर एक बार डिटेल पढ़ लिया तो उसके ऊपर एग्जाम में कैसा ही क्वेश्चन बन जाए, वो आपका क्वेश्चन रुक नहीं सकता। तो बच्चों ने सीधे हाथ खड़े कर दिए, सर हमें नहीं पता। 4 इंक्वायरी होती हैं मैनेजमेंट से। पहली इंक्वायरी में ये कहता हूं, सर फ्रॉड को लेकर आपका रिस्क असेसमेंट क्या कहता है? फ्रॉड को लेकर आपका रिस्क असेसमेंट क्या कहता है? ये मेरी पहली इंक्वायरी होती है। अब मैनेजमेंट जो भी कहे कि सर फ्रॉड होने के चांस हैं या फ्रॉड होने के चांस नहीं है, तो मैं फिर पूछता हूं, सर कैसे आप फ्रॉड को लेकर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हो, कैसे आप उस पर रेस्पॉन्ड करते हो? ये मेरा दूसरा पॉइंट होता है। यानी पहले मैं मैनेजमेंट की नॉलेज कहता हूं कि सर आपका फ्रॉड को लेकर रिस्क असेसमेंट क्या कहता है, कि फ्रॉड होने के चांस कम है या ज्यादा है। अब जो भी मैनेजमेंट का रिप्लाई आया कि सर कम है या ज्यादा है, तो क्रॉस क्वेश्चन फायर करता हूं, सर आप ऐसा कैसे कह सकते हो, यानी आप कैसे फ्रॉड को लेकर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हो, कैसे आप उस पर रेस्पॉन्ड करते हो? फिर तीसरा मैं ये पूछता हूं, सर आपकी नॉलेज में जितने भी फ्रॉड के मामले थे या सस्पेक्टेड फ्रॉड के मामले थे, क्या आपने कभी ये मामले टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दोस्त चार विद गवर्नेंस को कभी कम्युनिकेट किए थे? ये तीसरी इंक्वायरी होती है। फिर आपने जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को लेके, क्या आपने कुछ कम्युनिकेशन अपने एम्प्लॉयज के साथ किया हुआ है? बिकॉज जितना भी एम्प्लॉयज के साथ एक एथिकल बिहेवियर का, कोड ऑफ कंडक्ट का कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का एम्प्लॉय के साथ होगा, कहीं ना कहीं उस केस में फ्रॉड के चांस क्या होंगे, वहां पर कम होंगे। बिकॉज एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एंटिटी के अंदर कैसे काम करना है, एथिकली कैसे काम करना है, ये कम्युनिकेशन एक मैनेजमेंट का अपने एम्प्लॉय के साथ जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, फ्रॉड के चांस क्या होंगे उतना ही वो कम होंगे। तो 4 तरह की इंक्वायरी मुझे करनी होती है मैनेजमेंट के साथ। अगर ये 4 इंक्वायरी का रेफरेंस आप 240 के रेफरेंस से आप देके आते हो, 5 नंबर में क्वेश्चन था बेटा, पक्का इस जगह पर आप स्कोर कर जाओगे। फर्स्ट, मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, बिल्कुल स्पीच एक्सपोजर ने 2 पॉइंट सही बोले थे इस जगह पर। 4 इंक्वायरी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। क्लास के इस सेशन के बाद अगर आप चाहो तो जो भी नोट्स आप रेफर कर रहे हो वहां पे आप सर्च मार लेना, 4 इंक्वायरी आपको देखने को मिल जाएंगी। मैनेजमेंट का रिस्क असेसमेंट क्या कहता है फ्रॉड को लेकर, मैनेजमेंट कैसे रिस्क असेस करता है, कैसे रिस्क असेस हो जाने पर वो उसके ऊपर रेस्पॉन्ड करता है। मैनेजमेंट के फिर अगले 2 पॉइंट बनेंगे आपके कम्युनिकेशन को लेकर, एक कम्युनिकेशन टॉप लेवल के साथ, दोस्त चार विद गवर्नेंस के साथ, कि कैसे कौन कौन से फ्रॉड के मामले या सस्पेक्टेड फ्रॉड के मामले आपने कम्युनिकेट किए हैं मैनेजमेंट टू दोस्त चार विद गवर्नेंस, और एक एथिकल बिहेवियर को लेकर कोड ऑफ कंडक्ट कम्युनिकेट किया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा अपने एम्प्लॉइज को। सर ये वाला क्वेश्चन तो हमें वास्तव में नहीं पता था, तो अगर आप देखो तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखने को मिल गया, और इंक्वायरी पर मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखने को मिला। अदरवाइज सारे क्वेश्चन 240 पर आपको केस स्टडी बेस ही देखने को मिलेंगे। एक्सप्लेन ब्रीफली द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड। देख लो बच्चे ध्यान से, मैनेजमेंट फ्रॉड को लेकर लाइन लगी हुई है, और मैनेजमेंट फ्रॉड पर 3 पॉइंट तो पक्का लिख के आ जाना कि अगर आपको बहुत सारे मैनेजमेंट फ्रॉड मिल जाते हैं तो पहले तो आपको ये देखिए कि कहां कहां पर क्या क्या कम्युनिकेट करना है, लीगल और प्रोफेशनल क्या क्या जिम्मेदारी बनती है। दूसरा पॉइंट ये बन रहा था कि डिसाइड करिए एंगेजमेंट पे कंटिन्यू करना है या विड्रॉ करना है, और अगर आपने विड्रॉ करने का डिसाइड किया है तो विड्रॉ करने के इस सर्कमस्टांस में आपको ये मामला कहां कहां पर कम्युनिकेट करना है। देखो ध्यान से, 3 पॉइंट पक्का आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। तो SA 240 के रेफरेंस से बेटा बात करी है, पूरा नहीं रीड कर रहा मैं इसको, टाइम थोड़ा सफिशिएंट नहीं है। एक 143 सबसेक्शन 12 के रेफरेंस से, और कारो 16 के पैरा 3 के क्लॉज नंबर 10 के रेफरेंस से। एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का इस SA का। मैसर्स इनोसेंट लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ ट्रांजैक्शन ऑन 25th of February नियर एंड whereby it has agreed to pay rupees 5 lakh per month to Mr. Yuvraj as annual retainership fee for engineering consultation. No amount was actually paid but rupees 60 lakh is provided in the books of account. कॉपी एंड पेस्ट वाला दिखाई दे गया। इससे पहले भी 2 महीने पर मंथ 2 लाख रुपए पर मंथ की बात की थी, 24 लाख का अमाउंट था वहां पर भी। Your inquiry elicit a response that need based consultation was obtained round the year
but there is no documentary or other evidence of receipt of such service as auditor of Messrs Innocent Limited, what would be your approach? तो ये कॉपी एंड पेस्ट है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, जहां पर बात हुई थी 2 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से रिटेनरशिप फीस की, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो ये आज हमने 250 को स्टार्ट तो नहीं कर पाए, 240 से रिलेटेड हमने सारे केस ऑलमोस्ट जो एग्जाम में थे वो कवर कर लिए। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो 250 पे होगा। 240 थोड़ा टेक्निकल है, हो सकता है 240 पे केस स्टडी आपको लगता हो कि सर काफी जल्दी बोल के निकल गए, थोड़ी बेटा मेरी लिमिटेशन है कि मैं आपको यहां पर डिटेल में पढ़ाने के लिए नहीं आया, केवल एक आपको चीज समझाने के लिए आया हूं कि कैसे आपको एसए बेस्ड केस स्टडीज को एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करके आना है। और ट्राई यही करूंगा कि मैक्सिमम केसेस को मैं आपके साथ यूट्यूब पे लाइव आके मैं आपसे डिस्कस कर सकूं, बिकॉज एसए तो आप अपने एंड पे भी आप पढ़ लेंगे, या बहुत सारे टीचर्स की बेटा मल्टीपल बहुत सारी वीडियोस, एक ही टीचर की कई कई सारी वीडियोस, मैं अपनी बात कर लूं तो एक एक ऐसे पर 2-2 3-3 वीडियो आपको मेरी यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो मटेरियल सोर्सेज तो आपके पास प्रॉपर है, बट केस स्टडीज की जब मैं देखता हूं तो मुझे बच्चे के लिए कोई भी ऐसी वीडियो यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती। यानी मैंने यूट्यूब पर अच्छी खासी स्टडी करी है कि क्या क्या चीजें यूट्यूब पर फाइनल वाले बच्चों के लिए नहीं है, वो चीज मैं यहां पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो कल कोई सेशन नहीं लूंगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, कल कोई सेशन में नहीं लूंगा। अब मिलूंगा बेटा मैं आपसे परसों मंडे को, जहां पर मैं 250 ये पूरा हो जाएगा और 250 एंड 260 ये 2 एसए की केस स्टडीज को हम कवर करेंगे। 240 टेक्निकल है, मैं फिर बोल रहा हूं कि कम से कम 2 या 3 बार ये जितनी भी केस हमने 240 में पढ़े थे उनको बच्चे एक बार प्लीज आप अपने एंड पर रिवाइज करके जरूर देखना। जितनी बार पढ़ोगे एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज बाकी जितने भी ऐसे है ना उन पर केस स्टडी का आप आंसर देखेंगे काफी सिमिलर, जो आपने एसए के प्रोविजन होंगे वो सीधा वहां पर अप्लाई होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। 240 में घूम फिर के बातें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, बिकॉज वहां पर उसके अलावा मुझे 580 का रेफरेंस देखने को मिल गया, 450 का रेफरेंस मुझे देखने को मिल जाते हैं, मुझे उसके अंदर 143 सबसेक्शन 12 का रेफरेंस देखने को मिल रहा था, कारों का क्लॉज नंबर 10 का रेफरेंस देखने को मिल रहा था। तो ये अच्छी ग्रिप बनेगी आपकी अगर आप इसको मल्टीपल रीडिंग में कवर करेंगे। तो किसी का कोई डाउट है तो एक डाउट सेशन में ले सकता हूं छोटा सा। सर 250 एंड 240 से रिलेटेड है एसए, बोथ रेफर। सर एसए 250 एंड 240 से रिलेटेड है, बोथ रेफर दे सकते हैं। बेटा मैं आपकी बात समझा नहीं इस जगह पर। तो आपका अगला सेशन में परसों लूंगा, टाइम बेटा प्लीज नोट कर लेना, मैं 7 बजे आगे से यूट्यूब पर लाइव आया करूंगा। नेक्स्ट क्लास में 250 एंड 260 ये 2 एसए प्लीज आप रिवाइज करके आएंगे, मैं सीधा इन एसएस प्राई केस स्टडीज को आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कीप शाइनिंग, बाय बाय।